अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान अभी तक अपनी नई अंतरिम सरकार का शपथ ग्रहण समारोह नहीं करवा पाया है। इस बीच तालिबान के भीतर सत्ता को लेकर जंग की नई खबर काबुल से आई है। तालिबान के कई गुटों में सहमति अब भी नहीं बन पाई है। अगले 72 घंटे में तालिबान की सरकार को कामकाज संभालना है। तालिबान ने सरकार में हक्कानी नेटवर्क के चीफ को शामिल करने पर उठ रहे सवालों को खारिज करते हुए हक्कानी को अपना मजबूत साथी बताया है। अमेरिका के हक्कानी के खिलाफ सबूत मांगे गए हैं और अफगानिस्तान में तालिबान की टेरर सरकार से जुड़ी ऐसी ही तमाम अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 टेरर कैबिनेट। अफगानिस्तान में तालिबान कैबिनेट की शपथ से पहले मंत्रालय के बंटवारे को लेकर तालिबान के नेताओं के आपस में भिड़ने की खबर सामने आई है। TV9 के तालिबान सूत्रों से खबर है कि तालिबान के नेताओं के गुट में ही फायरिंग हुई है। इस गोलीबारी में कई तालिबानी नेताओं के घायल होने की भी खबर है। हालांकि TV9 भारतवर्ष फायरिंग की खबर की पुष्टि नहीं करता है। अफगानिस्तान में तालिबान की टेरर कैबिनेट अगले 72 घंटे में औपचारिक तौर पर कामकाज शुरू करेगी। तालिबान ने अंतरिम कैबिनेट का ऐलान 7 सितंबर को ही कर दिया था। पहले ये कहा जा रहा था कि अमेरिका पर 9/11 हमले की बरसी पर तालिबान सरकार कार्यभार संभाल सकती है। तालिबान के अंतरिम कैबिनेट में मुल्ला हसन अखुंद को प्रधानमंत्री बनाया गया है। तालिबान की पूरी सरकार कार्यभार संभालने से पहले अपने संगठन के संस्थापक मुल्ला उमर के घर जबोल जा सकती है। तालिबान ने मुल्ला उमर के जबोल वाले घर का वीडियो भी जारी किया है। कुछ दिन पहले एक तालिबानी आतंकी मोबाइल से इस घर का वीडियो बनाते हुए दिखा था। इस घर की सुरक्षा में कई बंदूकधारी तैनात रहते हैं। अफगानिस्तान के पूर्व पीएम और 80 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ जंग में मुजाहिदीन लड़ाकों का नेतृत्व करने वाले गुलबुद्दीन हिकमतयार ने तालिबान सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया है। हिकमतयार ने कहा है कि वो तालिबान की सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। हिज़्ब इस्लामी का प्रमुख हिकमतयार का रवैया हमेशा भारत विरोधी रहा है। तालिबान की टेरर कैबिनेट के नेता कामकाज संभालने से पहले जनता के बीच भी पहुंच रहे हैं। परटिया के गर्देज में तालिबान के कई नेता जुटे और लोगों की सभा को संबोधित किया। तालिबान धीरे धीरे अपनी छवि को बदलने के लिए ऐसे दिखावे वाले कार्यक्रम भी कर रहा है। इस सभा को तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी संबोधित किया। तालिबान के मीडिया सेल के हेड तारिक गजनीवाल ने TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में अमेरिका पर 9/11 हमले में मारे गए निर्दोष लोगों पर अफसोस जताया है। गजनीवाल ने कहा, बेगुनाहों के मारे जाने के हम खिलाफ हैं। उन्होंने अलकायदा से अपने गठजोड़ के आरोपों को भी खारिज किया है। गजनीवाल ने कहा कि अलकायदा हमारे साथ नहीं है। तालिबान ने अफगानिस्तान में एक और फरमान जारी कर दिया है। तालिबान सरकार ने स्कूल के सिलेबस में मुल्ला उमर की जीवनी को शामिल करने के आदेश दिए हैं। अब अफगानिस्तान के सभी क्लास में तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर की जीवनी पढ़ाई जाएगी। मुल्ला उमर को अमेरिका ने मार गिराया था। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार के ऐलान के बाद से ही काबुल में तालिबानी नेताओं और मंत्रियों के पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। काबुल की सड़कों पर मुल्ला उमर के बेटे और रक्षा मंत्री बनाए गए मुल्ला याकूब के पोस्टर लगा दिए गए हैं। इस पोस्टर में मारे जा चुके जलालुद्दीन हक्कानी की भी तस्वीर है, जो हक्कानी नेटवर्क का संस्थापक था। तालिबान राज आते ही अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हर तरफ तालिबान का झंडा नजर आने लगा है। तालिबान हर जगह से अफगानिस्तान का लाल, काला और हरे रंग का झंडा हटाकर अपने सफेद और काले रंग का झंडा लगा रहा है। काबुल में राष्ट्रपति के सरकारी निवास पर तालिबान ने अपना झंडा लगा दिया है। और तालिबान महिलाओं को हक देने के नाम पर भले ही बड़ी बड़ी बातें करता हो, लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके उलट है। कल काबुल यूनिवर्सिटी में तालिबान के खौफ के साए में शरिया कानून की अहमियत का गुणगान करती नजर आई बुर्के वाली छात्राएं। तालिबान सरकार पर खुश होने वाले चीन पाकिस्तान को अब किस बात को लेकर डर सता रहा है और पंजशीर में क्यों पहुंचे दोस्तम? तालिबान राज से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 तालिबान राज। तालिबान राज में महिलाओं की क्या हालत है, ये काबुल यूनिवर्सिटी में कल हुए शरिया को लेकर एक सेमिनार का वीडियो है। शरिया कानून की अहमियत को बताने के लिए तालिबान ने ये प्रोग्राम करवाया था। इस कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली युवतियां सर से पांव तक बुर्के से ढकी हुई थीं। युवतियों को शरिया कानून मानने के लिए शपथ भी दिलाई गई। इस्लाम और शरिया कानून की बात करने वाला तालिबान चीन में उइगर मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार के सवाल पर कोई सीधा जवाब नहीं दे पाया है। तालिबान के मीडिया सेल के हेड तारिक गजनीवाल ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी अफगानिस्तान में रहने वाले मुस्लिमों की है। हम दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देते। इस मुद्दे पर हमारी कोई आधिकारिक राय नहीं है। महिलाओं के विरोध प्रदर्शन पर हुई फायरिंग पर तालिबान ने सफाई देते हुए कहा है कि एयरपोर्ट का रास्ता रोकने पर हालात कंट्रोल करने के लिए हवाई फायरिंग की गई थी। पत्रकारों की बेरहमी से पिटाई पर भी तालिबान ने कहा कि उस वक्त तालिबान की सरकार नहीं बनी थी। हो सकता है कि कुछ फ्रंट लाइन के लड़ाकों ने ऐसा किया होगा। काबुल की टोलो न्यूज ने बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया है कि साल 2001 से लेकर 2021 तक अफगानिस्तान में 100 से ज्यादा पत्रकारों की जान चली गई। अफगानिस्तान के बैटलफील्ड में मारे गए पत्रकारों में 16 विदेशी पत्रकार भी शामिल हैं। पिछले करीब 1 महीने में तालिबान के कब्जे के बाद भी कई पत्रकारों की हत्या हुई तो कई को तालिबान ने बेरहमी से पीटा है।
तालिबान के आने से खुश हो रहे पाकिस्तान और चीन को कट्टरपंथी विद्रोही संगठनों से खतरा महसूस होने लगा है। चीन को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उइगर मुस्लिमों को विद्रोही संगठन भड़का न दें, तो पाकिस्तान को टीटीपी से खतरा है। टीटीपी ने कल उत्तरी पाकिस्तान के बाजूर इलाके में 8 पाकिस्तानी जवानों की हत्या कर दी। दोनों ने तालिबान से विद्रोही संगठन को पनाह नहीं देने की अपील की है। तालिबान की टेरर कैबिनेट में शामिल कई मोस्ट वांटेड आतंकियों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का शिकंजा कस सकता है। तालिबान की सरकार में पीएम मुल्ला हसन अखुंद समेत 17 मंत्री यूएन के आतंकियों की सूची में शामिल हैं। यूएनएससी नए 2593 प्रस्ताव के तहत आतंकी सूची में शामिल मंत्रियों को हटाने के लिए तालिबान को कह सकता है। सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान की आर्मी के मार्शल रहे मोहम्मद दोस्तम तालिबान के खिलाफ जंग में अहमद मसूद के लड़ाकों की मदद के लिए पंजशीर पहुंच गए हैं। कहा जा रहा है कि अंद्राब में दोस्तम को पंजशीर के लड़ाकों के साथ देखा गया है। नॉर्दर्न अलायंस लगातार तालिबान के पंजशीर पर पूरे कब्जे के दावे को खारिज करता रहा है। पंजशीर में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के बीच भीषण जंग जारी रहने की खबर है। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह को मारने की साजिश रच रहा है। परसों तालिबान ने अमरुल्लाह सालेह के बड़े भाई रुहुल्लाह की बेरहमी से हत्या कर दी थी। रूस ने पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस का साथ देने वाले ताजिकिस्तान को 12 बख्तरबंद गाड़ियों के साथ दूसरे सैन्य सामान भेजे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ताजिकिस्तान की दक्षिणी सीमा के पास बढ़ती अस्थिरता को देखते हुए हम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पंजशीर में ताजिकिस्तान की सेना के जवान भी मौजूद हैं। अमेरिका ने क्यों रोकी अफगानिस्तान से आने वाली उड़ानें? अगले हफ्ते से शुरू होंगी इस्लामाबाद टू काबुल कमर्शियल फ्लाइट। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में तालिबान की जीत के बाद वैश्विक और तजाकिस्तान ने पाक पीएम के बहिष्कार की मांग क्यों की है? आतंकवाद को लेकर क्या चेतावनी दी है? देखते हैं टॉप 9 अफगान संकट। अमेरिका पहुंचे कुछ शरणार्थियों में खसरा की पुष्टि होने के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की सिफारिश के आधार पर ये फैसला लिया गया है। अमेरिका ने पिछले 3 दिन में काबुल से अमेरिकियों समेत 250 लोगों को निकाला है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस अगले हफ्ते से इस्लामाबाद से काबुल के लिए उड़ानें फिर से शुरू करने जा रही है। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान की पहली कमर्शियल सर्विस होगी जो उड़ान शुरू कर रही है। पाकिस्तान लगातार रसद और दवाई से भरी फ्लाइट्स अफगानिस्तान भेज रहा है। कल भी पाकिस्तान का विमान मदद का सामान लेकर खोस्त एयरपोर्ट पहुंचा था। पाकिस्तान ने तालिबान की अगुवाई वाली अफगानिस्तान की नई अंतरिम सरकार से युद्धग्रस्त देश में शांति, सुरक्षा और स्थिरता लाने की उम्मीद जताई है। पाक विदेश कार्यालय के प्रवक्ता असीम इफ्तिखार अहमद के मुताबिक उम्मीद है कि नई सरकार अफगान लोगों की मानवीय और विकास संबंधी जरूरतों का ध्यान रखने की दिशा में काम करेगी। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शनिवार को अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के खुफिया प्रमुखों की एक बैठक हुई। बैठक में अफगानिस्तान में तालिबान राज को लेकर चर्चा की गई। इसमें रूस, चीन, ईरान, ताजिकिस्तान के खुफिया प्रमुख शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने वैश्विक आतंकवाद पर चिंता जताते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान की जीत दुनिया के आतंकी समूहों के हौसले बढ़ा सकती है। उनके मुताबिक यूएन चाहता है कि अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक भूमिका निभाए। इसके लिए तालिबान के साथ संवाद जरूरी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 20 साल पहले 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को याद किया और कहा कि इस घटना का सबसे बड़ा सबक यही है कि एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बाइडेन ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि चाहे जितना भी वक्त बीत जाए, लेकिन इस दर्द की याद ऐसी ताज़ा रहती है कि जैसे ये खबर कुछ सेकंड पहले ही मिली हो। कल अमेरिका पर 9/11 हमले की बरसी पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के अफगानिस्तान से सेना के वापस बुलाने के फैसले की आलोचना की। ट्रंप ने कहा कि जिस तरीके से सेना को वापस बुलाया गया वो उनकी अक्षमता को दिखाता है। ट्रंप ने बाइडेन के साथ कल ग्राउंड जीरो पर भी जाने से किनारा किया। अफगानिस्तान को छोड़ने के बाद अमेरिका ने अपने मित्र देश सऊदी अरब से भी सैन्य साजो सामान हटा लिए हैं। अमेरिका ने सऊदी अरब से अपनी अति आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और पैट्रियट बैटरी को हटा लिया है। ऐसे में यमन में सक्रिय हुती विद्रोहियों के मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा सऊदी अरब में बढ़ गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को नई दिल्ली में अफगानिस्तान में मौजूदा संकट और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा में सहयोग पर चर्चा की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर ड्यूटन और विदेश मंत्री मॉरिस पाने से मुलाकात की और साथ ही अफगानिस्तान को लेकर बात की। बैठक में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर भी बात हुई। आज बीजेपी विधायक दलों की बैठक में होगा गुजरात के नए सीएम का फैसला। नरेंद्र तोमर, प्रहलाद जोशी गुजरात बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए बनाए गए हैं पर्यवेक्षक और यूपी में सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी शिवसेना। देश की अहम खबरों को जानते हैं टॉप 9 राष्ट्रों में।
गुजरात में विजय रूपाणी के सीएम पद से इस्तीफे के बाद आज विधायक दल की बैठक होने जा रही है। बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। गुजरात बीजेपी ने सभी विधायकों को बैठक के लिए गांधीनगर पहुंचने का निर्देश दिया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद जोशी को नए मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। गुजरात में रूपाणी के इस्तीफे के बाद नए मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सीआर पाटिल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, नितिन पटेल और प्रफुल्ल खोड़भाई पटेल का नाम शामिल है। विजय रूपाणी को साल 2016 में आनंदीबेन पटेल को हटाकर गुजरात की कमान सौंपी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि आज सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर हमारे पैरालंपिक चैंपियंस के साथ दिलचस्प बातचीत देखिए। ये हमारे ऐसे हीरो हैं जिन्होंने टोक्यो में देश का गौरव बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को पैरालंपिक दल के हर सदस्य से बातचीत की थी और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी थीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पहली बरसी पर आज बिहार के सभी केंद्रीय मंत्रियों के पटना में जुटने की संभावना है। श्रद्धांजलि सभा में पशुपतिनाथ पारस भी शामिल होंगे। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान ने मीडिया के माध्यम से बिहार के सीएम नीतीश कुमार को श्रद्धांजलि सभा में आने का निमंत्रण दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ओवैसी की AIMIM के बाद अब शिवसेना ने भी यूपी की सभी 430 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। शिवसेना का अभी तक किसी दूसरे सियासी दल के साथ गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन शिवसेना की ओर से गठबंधन के संकेत दिए गए हैं। पसगवां पंचायत चुनाव के दौरान बदसलूकी का शिकार हुई सपा नेता रितु सिंह ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। पंचायत चुनाव में रितु सिंह सपा की तरफ से ब्लॉक प्रमुख की प्रत्याशी थीं। चुनावी हिंसा का शिकार होने के बाद प्रियंका गांधी उनसे मिलने लखीमपुर भी गयी थीं। शिरोमणि अकाली दल ने केंद्र से 3 नए कृषि कानूनों के लागू होने के 1 साल पूरे होने पर 17 सितंबर को काला दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। अकाली दल कार्यकर्ता 17 सितंबर को कानूनों को रद्द करने की मांग करते हुए नई दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज से संसद तक एक विरोध मार्च भी निकालेंगे। आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित होने वाली नीट की परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए 13 लाख से ज्यादा छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। NTA की ओर से कोविड-19 महामारी के बीच में नीट परीक्षा को सुनिश्चित ढंग से कराने के लिए सारे इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आज जम्मू के वॉर मेमोरियल पर एक कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में BSF बैंड आज शाम 5 बजे से वॉर मेमोरियल दर्शकों के लिए धुनें बजाएगा। आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को न्योता दिया गया है। मौसम विभाग ने अपने भविष्यवाणी में क्या कहा है? निर्भया जैसी हैवानियत के बाद उद्धव सरकार ने क्यों बुलाई इमरजेंसी बैठक? ड्रग्स देकर रेप करने के मामले का क्या है पूरा अपडेट? कहां गोद ली बेटी बनी मां की कातिल? राजस्थान में क्यों जूते से पीटा गया युवक? राज्यों की अहम खबरों को देखिए टॉप 9 देश प्रदेश में। दिल्ली NCR में आज भी भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाके में दिन भर काले घने बादल छाए रहेंगे। वहीं दिल्ली NCR में पूरी रात बारिश का सिलसिला जारी रहा। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल जमाव होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां वो केंद्र सरकार में शामिल कई मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि उत्तराखंड चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी राज्य के विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं की स्वीकृति चाहते हैं। मुंबई के साकीनाका में निर्भया जैसी हैवानियत और महिला की मौत के बाद महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने मुंबई के सभी सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग की, जहां उन्होंने पुलिस कर्मियों को 1 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही सीएम ने तत्काल विशेष सरकारी अभियोजक नियुक्त कर कोर्ट केस तैयार करने को कहा है। असम के जोरहाट नाव दुर्घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी SDRF और NDRF की टीमों का सर्च ऑपरेशन जारी है। राज्य आपदा प्रबंधन के मुताबिक 2 नावों के बीच हुई टक्कर और नाव पलटने की घटना में अब तक 2 लोगों की मौत हो जाने की खबर है, जबकि एक व्यक्ति अब भी लापता है, जिसकी तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। केरल की कोझिकोड में ड्रग्स देकर महिला के साथ रेप करने के सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक 4 में से 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके थे। ये सभी आरोपी कोझिकोड के ही रहने वाले हैं। दरअसल सोशल मीडिया फ्रेंड के बुलावे पर महिला कोझिकोड आई थी, जहां महिला को ड्रग्स देकर उसके साथ दरिंदगी की गई। हैदराबाद के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन इलाके में 65 साल की फ्रांसीसी महिला की हत्या कर दी गई है। फ्रांसीसी महिला पिछले 2 दिनों से रहस्यमयी तरीके से लापता थी। बताया जा रहा है कि फ्रांसीसी महिला ने जिस लड़की को गोद लिया था, उसी लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया। पुलिस पूरे मामले को संपत्ति विवाद से जोड़कर देख रही है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में चल रहे निर्माण के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है। हादसा मिनी ट्रक से शीशा उतारने के क्रम में हुआ, जब असावधानी की वजह से शीशा मजदूर के ऊपर गिर गया। हादसे में एक मजदूर के घायल होने की भी सूचना है।
राजस्थान के श्री गंगानगर के हनुमानगढ़ में स्कूली छात्रा का युवक को जूतों से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो में युवक को स्कूली छात्रा पीटती दिख रही है। मामला स्कूली लड़कियों की छेड़छाड़ से जुड़ा है। अब तक इसे लेकर किसी भी थाने में केस दर्ज नहीं किया गया है। गुजरात की सूरत में एक मिनिएचर आर्टिस्ट ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर अनोखे गणपति बनाए हैं। मिनिएचर आर्टिस्ट ने चावल, पेंसिल, दाल, पत्ते, सुई, मोती और मेवों पर भगवान गणेश की भव्य कृति तैयार की है, जिन्हें काफी पसंद किया जा रहा है। मिनिएचर आर्टिस्ट ने इस मुश्किल काम को बड़े सुंदर ढंग से कर दिखाया है। देश के किस राज्य में बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ? तीसरी लहर की आशंका के बीच बिहार के कई जिलों में बड़ी तादाद में बच्चे बुखार की चपेट में आ रहे हैं। और अमेरिका में गोरिल्ले किस बीमारी से हुए बीमार? कोरोना से जुड़ी देश दुनिया की खबरों को देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। देश भर में कल के मुकाबले में कोरोना केस में कमी आई है। 24 घंटे में 31,287 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 37,880 लोग संक्रमण से ठीक हुए। वहीं 24 घंटे में 338 लोगों की मौत हुई है। देश में अब भी 3,80,458 एक्टिव केस हैं। केरल में भी कल के मुकाबले कोरोना केस में कमी आई है। 24 घंटे के अंदर यहां 20,487 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 26,155 लोगों ने कोरोना को मात देने में कामयाबी हासिल की। वहीं महामारी की वजह से 24 घंटे के अंदर केरल में 181 लोगों की जान चली गई। इस तरह राज्य में मरने वालों का कुल आंकड़ा 22,484 तक पहुँच गया है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए केंद्र सरकार ने मृतक परिजनों को कोरोना से हुई मौत का प्रमाण पत्र देने की बात कही है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। हलफनामे के मुताबिक कोरोना डेथ सर्टिफिकेट उन मृतकों का बनेगा जिनमें संक्रमण की पुष्टि RT-PCR, मॉलिक्यूलर जांच, रैपिड एंटीजन जांच या किसी अस्पताल से हुई हो। देश को जल्द ही एक और कोरोना की वैक्सीन मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन अक्टूबर के महीने में लॉन्च हो सकती है। जाइकोव-डी दुनिया का पहला प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है। ये 3 खुराक वाला टीका है। इस टीके को 12 से 18 साल के किशोरों को दिए जाने की स्वीकृति दी गई है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बीच जम्मू कश्मीर में एक बार फिर संक्रमण की रफ्तार में तेजी देखी जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक अगस्त के अंत तक यहां संक्रमण का ग्राफ 100 से नीचे चला गया था, लेकिन बीते 2 दिनों में ये आंकड़े 170 के पार जा रहे हैं। माना जा रहा है कि 10वीं और 12वीं की कक्षाएं खोले जाने की वजह से संक्रमण की रफ्तार में तेजी आई है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच बिहार के कई जिलों में बड़ी तादाद में बच्चे वायरल बुखार की चपेट में हैं। नीतीश सरकार ने पटना के सभी अस्पतालों के SNCU में 10% बेड कोरोना पीड़ित बच्चों के लिए आरक्षित कर दिए हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स और नर्सों को खास तौर पर ट्रेनिंग दी गई है। सभी बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। तस्वीर बिहार के गया की है, जहां पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान प्रत्याशियों से लेकर समर्थकों ने कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई। देखिए, नामांकन के दौरान भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते दिख रही है। ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही नामांकन में शामिल हुए। उत्तराखंड के मसूरी में इन दिनों पर्यटकों की भीड़ लगी है। हाईवे से लेकर बाजार तक मसूरी घूमने आए लोगों से पटा पड़ा है। ऐसे में यहाँ जमकर कोरोना नियमों की अनदेखी की जा रही है, जिसे देखते हुए मसूरी के DM और SSP ने मॉल रोड बाजार का निरीक्षण किया और लोगों से कोविड गाइडलाइंस पालन करने की अपील की। अमेरिका के अटलांटा चिड़ियाघर में गोरिल्ला को कोरोना होने का मामला सामने आया है। चिड़ियाघर प्रशासन का कहना है कि पश्चिमी तराई के 13 गोरिल्ला कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 60 साल का सबसे बुजुर्ग गोरिल्ला भी शामिल है। चिड़ियाघर प्रशासन के मुताबिक कुछ दिनों से गोरिल्ला खांस रहे थे और उनकी नाक भी बह रही थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।